हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना जो एग्ज़ाम का तैयारी है वो बेहतरीन तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं क्लास 10th का एक बहुत ही धमाकेदार जानदार टॉपिक के साथ। और इस टॉपिक से हर एक साल बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोगों का मैथ्स का जो टॉपिक रहने वाला है खतरनाक रहने वाला है। और इस टॉपिक से हर एक साल लगभग 4 से 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन बस इतना रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन बैंक से या अपने बुक से इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको उठाइए और सॉल्व कीजिए। क्योंकि कहा गया है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि जो इंसान जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करता है वह इंसान उस चीज़ में उतना ज़्यादा परफेक्ट होता चला जाता है। तो अगर आप लोगों को भी मैथ्स में परफेक्ट बनना है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आज हम लोग का टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और आपको बता दें कि आप इस चीज को जानते हैं, बस इसका नाम चेंज हो गया है। हम झूठ नहीं बोल रहे, सच में आप जानते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, आपको खुद ब खुद रिकॉल हो जाएगा कि अरे ये बात तो हम जानते थे, है कि नहीं बात। देखिए हम कुछ पहले एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। उस चीज को क्या करते हैं हमने क्या किया, सबसे पहले 4 से डिवाइड किया, है ना, 22 को। आराम समझते चलिए। उसके बाद हमने 5 से डिवाइड किया। 5 से डिवाइड किया किसको, कितना, कुछ भी ले लीजिए, जैसे 15 को हो सकता है। अच्छा, उसके बाद हमने 3 से डिवाइड किया किसको, 2 को। 3 एग्जाम्पल हमने लिया भाग में। तो अगर यहाँ से डिवाइड करें अपन, जैसे 4 से अगर डिवाइड करें 22 को, तो 4 से डिवाइड करने के बाद कितना भाग जाएगा बताइए। तो 4 पंजे 20, 4 पचे 20, है ना। तो यहाँ शेष के रूप में कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा रिमाइंडर। चलिए ठीक है। यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5 दिया 15, 5 दिया 15, यहाँ शेष कितना बच जाएगा रिमाइंडर 0, ठीक है। यहाँ डिवाइड करें तो कोई सर ये तो छोटा है सर, है ना, सॉरी ये तो बड़ा है सर, ये छोटा है, तो कैसे डिवाइड करेंगे फिर। हाँ कर सकते हैं, तो एक एक बार में तो पढ़ेंगे सर तो ज्यादा हो जाएगा 3, तो भाई 0 बार में पढ़ो, है कि नहीं बात। 0 बार में पढ़ो तो 3 में 0 से गुना करें तो ये तो यहाँ 0 रहेगा, और 2 में से 0 जाएगा तो सिंपल यहाँ कितना बचेगा, 2 ही बचेगा, ठीक है। अब आप लोग से ही आप लोग ये बात जानते हैं कि जो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे जो जो टर्म लिखा गया उसका अगर हम नाम लिखें तो जो बीचे वाला टर्म होता है लिखा गया, ये बीचे वाला जो टर्म हम जिसको घेर रहे हैं 22 जिसको, है ना, ये जो होता है ये आपका होता है भाज्य, इसको बोलते हैं भाज्य, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। यहाँ पे जो 5 है ई वाला, यहाँ पे है ना, डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पे आया है इसको बोलते हैं भागफल, भागफल, सही है। अच्छा, जो यहाँ पे नीचे बचा है घटाने के बाद, आप लोग जानते हैं इसका नाम, इसको बोलते हैं रिमाइंडर अर्थात शेषफल, इसको क्या बोलते हैं, शेषफल, ठीक है ना। और इधर जो 4 है, 4 लिखा गया यहाँ पे ई, है ना, इसको बोलते हैं भाजक, इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक, ठीक है, क्लियर है जी। और आप लोग एक बात जानते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, आप लोग एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कि जो भाज्य होता है, भाज्य भाज्य जो होता है वो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है ना। तो खुद देख लीजिए, अगर भाजक को भागफल से गुना करें, भाजक को भागफल से, तो 5 चौका 20, अब प्लस शेष जोड़े तो शेष कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 22, जो कि किसके बराबर आ जा रहा है, भाज्य के बराबर,
आ रहा है ना। तो यहाँ से एक चीज समझ में आया हमको, और ये बात आप लोग जानते भी होंगे कि जो भाज्य होता है वो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से एक चीज हमको समझ में क्या आ गया कि चूंकि भाज्य जो होता है, चूंकि जो भाज्य होता है भाज्य वो बराबर क्या होता है बुआ, भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस किसके, शेषफल के। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया। अब एक बात बताइए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ समय के लिए भाजक को, कुछ समय के लिए भाजक को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से। भाजक को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी से। भाज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ समय के लिए हम ए से। भागफल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू से। और शेषफल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से, रिमाइंडर। ठीक है, तो इसी चीज को अगर हम लिखें तो भाज्य के जगह पर क्या लिखेंगे, ए बराबर भाजक बी गुना भागफल क्यू, तो बी क्यू प्लस शेषफल कितना है आर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर आया। ठीक है, अब कुछ कुछ चीजें और जानना है आप लोगों को। क्या जानना है समझिएगा, कुछ कुछ चीजें और क्या जानना है, आराम से देखते चलिए, जहां नोटिस करिएगा ये चीजें। अब रिमाइंडर को अगर देखिए, रिमाइंडर को अगर देखें हम, शेषफल को देखें, तो शेषफल का मान हमेशा ही भाजक से छोटा होगा। सब सिचुएशन में देख लीजिए, यहाँ शेषफल 2 है, यहाँ शेषफल कितना है 2, भाजक 4 है, तो छोटा है यहाँ पे। यहाँ पर भी रिमाइंडर, यहाँ रिमाइंडर 0 है, यहाँ भाजक कितना है 5 है, तो भाजक से छोटा ही है रिमाइंडर यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी छोटा ही है। सही, रिमाइंडर बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर यहाँ पे भाजक 5 है, मतलब भाजक 5 है और रिमाइंडर सपोज डेट करिए 5 आ गया, तो यहाँ एक बार में और तो भाग जा ही सकता था। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे रिमाइंडर 2 ना के 3 आता, तो 3 कब आता जी, जब यहाँ पे कितना रखते हैं हम, 3 रखते तब ना, 3 में से 0 जाएगा तो 3 आता है यहाँ पे। लेकिन 3 आता कैसे, एक बार में तो भाग चल ही जाता, 3 का 3, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाता। फिर समझ में आ रहा है ना चीजें। तो रिमाइंडर का मान कभी भी भाजक से, है ना, बड़ा नहीं हो सकता है जी, हमेशा क्या रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है ना, रिमाइंडर का मान हमेशा, मतलब शेषफल का मान हमेशा भाजक से क्या रहता है, छोटा रहता है। तो यहाँ पे पहला बात हमको इस समझ में आया कि जो रिमाइंडर होगा आर, आर का मान हमेशा छोटा होगा, किससे छोटा होगा जी, तो बी से छोटा होगा। बी तो यहाँ भाजक है, भाजक से छोटा होगा, पहला बात। दूसरा बात समझ में आया कि रिमाइंडर कितना छोटा हो सकता है, कम से कम कितना होगा रिमाइंडर, तो कम से कम 0 हो सकता है रिमाइंडर, माइनस में तो नहीं होगा, है कि नहीं बात। रिमाइंडर कम से कम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है ना, कम से कम रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा, है कि नहीं बात। तो रिमाइंडर कम से कम 0 होगा, है ना, और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, तो ज्यादा होगा तो बी से छोटा ही होगा, ज्यादा कितना भी हो जाए लेकिन बी से क्या रहेगा, छोटा। तो दूसरा बात हमको इस समझ में आया कि जो रिमाइंडर है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा या उससे बड़ा रहेगा, 0 रहेगा या उससे बड़ा रहेगा। देखिए यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 2, है नहीं बात। रिमाइंडर 0 रहेगा या उससे बड़ा रहेगा, लेकिन बी से छोटा रहेगा। ठीक है ना। अब ये जो दोनों बात लिखा गया है, ये दोनों बात जो लिखा गया है, इन दोनों चीज को मिला करके हम एक साथ अगर लिख दें तो हम लिख सकते हैं कि जो आर का मान होगा वो 0 या उससे बड़ा होगा, लेकिन बी से हमेशा क्या होगा, छोटा हो गया। रिमाइंडर का मान, रिमाइंडर का मान बी या उससे बड़ा होगा, सॉरी 0 या उससे बड़ा होगा, लेकिन बी से क्या होगा, छोटा। जहां बी तो समझ रहे आप क्या है, भाजक। ये जो इतना ताम झाम जो लिखे अपन, इतना जो चीज लिखे अपन, इसको अगर एक बॉक्स में लिखे अपन, है ना, इतना जो चीज हम लिखे हैं, इसी चीज को, यही चीज है वो आपका, यही चीज कुछ और नहीं है, यही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यही क्या है आपका, यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का।
ठीक है, समझ में आया। इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखता है ना। इसी चीज को कोची के फॉर्म में लिख दिया जाता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया जाता है। क्या लिखा जाता है, अगर यूक्लिड विभाग प्रमेयिका का अगर हम स्टेटमेंट लिखना चाहें, स्टेटमेंट लिखना चाहें, यूक्लिड विभाग प्रमेयिका का स्टेटमेंट अगर लिखना चाहें, है ना। एक बात और याद रखिएगा कि जो यूक्लिड विभाग प्रमेयिका होता है केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए सत्य होता है, केवल धनात्मक पूर्णांकों पर अप्लाई किया जाता है इसको, ऋणात्मक पूर्णांक पर अप्लाई नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो कुछ भी हम वैल्यू लिए हैं, देखिए सब धनात्मक है, भाजक और भाज्य दोनों धनात्मक है, भाजक और भाज्य धनात्मक है, भाजक और भाज्य धनात्मक है ना। तो यूक्लिड विभाग प्रमेयिका में जो भी भाज्य और भाजक होंगे वो धनात्मक होंगे, ठीक है ना। तो ये जो यूक्लिड विभाग प्रमेयिका है ये आप लोग नोटिस करके रख लीजिए कि यह किसके लिए, किसके लिए, धनात्मक पूर्णांकों के लिए अप्लीकेबल है। यह है धनात्मक पूर्णांकों के लिए अप्लीकेबल है। अप्लीकेबल है। अब ऐसा नहीं कि इसको लगा दीजिएगा ऋणात्मक पूर्णांकों पर, नहीं ना, ठीक है। तो स्टेटमेंट ही बोलता है, यूक्लिड विभाग प्रमेयिका का स्टेटमेंट बोलता है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R इस प्रकार विद्यमान हो कि है ना, दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R इस प्रकार विद्यमान हो कि क्या ए बराबर को चीज, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जो आर का मान हो वो 0 या उससे बड़ा लेकिन बी से हमेशा क्या हो, छोटा। यही है सेम चीज, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 या उससे बड़ा, बी से हमेशा छोटा। क्यों, पूरा चीज हम समझाते हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब यही है कि अगर ए और बी धनात्मक पूर्णांक है ना, कहने का मतलब यह, इसका अर्थ इतना, बस इतना ही है, इसका अर्थ बस इतना ही है कि यदि ए तथा बी, है ना, बी धनात्मक पूर्णांक, यदि ए तथा बी धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हो कि है ना, किस प्रकार हो जी, कि ए जो हो ना, ए वो बड़ा हो बी से, ए बड़ा हो किससे, बी से। तो अगर ए बी से बड़ा रहेगा तब हम क्या करेंगे, बी से डिवाइड करेंगे, ए को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद मान लीजिए यहाँ ए को हमने डिवाइड किया, सॉरी बी से हमने डिवाइड किया ए को, मान लीजिए क्यू बार में डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद यहाँ कुछ आया होगा और यहाँ के बाद रिमाइंडर हमको आर बचा, है ना, रिमाइंडर हमको आर बचा। तो यही जो ए बराबर आया, भाज्य बराबर क्या आया, भाजक गुना भागफल यानी बी क्यू प्लस शेषफल कितना, आर। जहाँ जो आर का मान रहेगा आप समझ ही रहे हैं कि आर का मान कितना होगा, आर का मान 0 होगा कम से कम, लेकिन बी से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, बस यही चीज है। क्लियर है, यही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा ढंग से, ठीक है। अब देखिए
एक टर्म आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, क्या आता है जी? एक टर्म आता है, उसको भी समझ लेते हैं अपन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो देखिए, इसमें सबसे पहला हमको एक टर्म को समझना पड़ेगा, एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है ना, सबसे पहला चीज क्या समझना पड़ेगा, एल्गोरिथम क्या होता है। तो सबसे पहले हम एल्गोरिथम को पकड़ते हैं। एल्गोरिथम, तो अगर हम एल्गोरिथम के बारे में बात करें तो एल्गोरिथम क्या होता है? तो एल्गोरिथम एक तरह का क्या होता है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होता है। सुपरिभाषित मतलब जो ऑलरेडी डिफाइंड किया गया है। सुपरिभाषित चरण किसको बोलते हैं? सुपरिभाषित टर्म जो ऑलरेडी परिभाषित किया गया है वो सत्य है, ठीक है ना। और उसी का एक चरण होता है, चरण, स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ऐसे। और वो क्या करता है, तो एक विशेष प्रकार के समस्या को हल करने की विधि प्रदान करता है। ठीक है, मतलब एल्गोरिथम किसको बोलते हैं? तो एल्गोरिथम होता है, एल्गोरिथम क्या होता है जी? तो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो कि एक विशेष प्रकार के समस्या को हल करने की विधि प्रदान करता है। हल करने की विधि प्रदान करता है, विधि प्रदान करता है। अब एक बात समझिएगा, ठीक है जी, ये विशेष प्रकार के समस्या को हल करने की विधि प्रदान कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम ना होता सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करेगा। लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है जी? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक श्रृंखला है जो दो धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ हल करने की विधि प्रदान करता है हमको। ये आखिर में अगर दो धनात्मक पूर्णांक है तो उसको, उसका एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, उसका जो चयन होता है वही क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में हम लिखे, दो पॉइंट हम लिखेंगे। हम बात करने वाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हम बात करने वाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की एक श्रृंखला है जो दो धनात्मक पूर्णांकों को का एचसीएफ ज्ञात करने का विधि प्रदान करता है। कि दो धनात्मक पूर्णांक अगर दे दिया जाए हमको तो उसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, कैसे चयन के रूप में निकलेगा, वही क्या है, वही विधि प्रदान करने वाला कौन होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है जी, तो इसके बारे में अगर हम लिखें तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का
का एक श्रृंखला है जो कि दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने की विधि प्रदान करता है। एचसीएफ ज्ञात करने की विधि प्रदान करता है। ठीक है, ठीक समझ में आ गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का श्रृंखला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो क्या करता है, दो धनात्मक पूर्णांक को कोची ज्ञात करने का, दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ ज्ञात करने का विधि प्रदान करता है। सवाल है कैसे निकालते हैं दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझ लेंगे अपन। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया कि किसका क्वेश्चन दिया कि 13 तथा 115 का क्या ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात करें, है ना। का ऐसा लिख रहे हैं 13 तथा 115 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, है ना, 13 तथा 115 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करें। सहायता से एचसीएफ ज्ञात करें। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ध्यान से देखिए, हमको हल करना है इसको, इस प्रकार का सवाल एग्जाम में आते हैं, हमको इसको हल करना है। कितना कितना दिया, 13 और 115 दिया है। तो आप लोग सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करने का, इसमें से बड़ा कौन और छोटा कौन। ठीक है, तो आप लोग इसको अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे दो नंबर है 13 और 115। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि चूंकि 115 जो है ना वो बड़ा किससे है, 13 से। आप लोग देख भी पा रहे हैं कि 115 13 से बड़ा है और दोनों धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और जो बड़ा रहेगा उसमें आप डिवाइड कर दीजिएगा छोटे वाले से। ठीक है ना। और जैसे आप लोग एचसीएफ निकाले होंगे बचपन में वैसे ही लिखते जाइएगा, लास्ट में हम लोग इसको ठीक कर लेंगे, है ना, चरण के रूप में लिख लेंगे, चरणबद्ध रूप से। जैसे हम 13 से डिवाइड करेंगे 115 में तो कितना बार में जाएगा बताइए, 13 पंजे कितना, 13 कम 13 13 26 33 39 23 52 13 पचे 65 13 छः 78 63 91 13 8 चौलोतल से, है ना, 13 8 चौलोतल 13वां 17वां से ज्यादा हो जाएगा, हाँ, तो 13 8 चौलोतल से जाएगा 104। ठीक है, 104 और 104 लगेगा तो कितना आएगा, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 और बुआ 1 में से 0 जाएगा तो यहाँ 11 बचा। क्या यहाँ पे शेष 0 हो गया क्या, शेष 0 हो गया क्या, नहीं। जहां पे शेष 0 होगा वहां पे रुकना है, जहां पे नीचे वाला 0 हो जाएगा वहां रुक जाना है। क्या यहाँ पे शेष 0 हो गया, नहीं, 0 नहीं हुआ तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम घेर देंगे, जैसे हम एचसीएफ निकाले थे हैं ना बचपन में वैसे घेर दिए। अब घेरने के बाद क्या करेंगे, यहाँ जो टर्म लिखा होगा इसको वापस यहाँ लिख देंगे, 13 को यहाँ लिख लिया। सही है, समझ में आ रहा है ना, 13 को लिख लिया। अब कितना बार में भाग जाएगा, भाग दीजिए,
तो 11 का 11, 11 कम 11, एक बार में जाएगा 11। यहाँ कितना बचेगा 2। क्या ये जीरो हो गया क्या? क्या शेष यहाँ जीरो आया? नहीं, जीरो नहीं आया। जीरो आएगा वहां रुक जाना है, जीरो नहीं आया। फिर क्या करेंगे, फिर इसको घेरेंगे, फिर उतार देंगे यहाँ वाला अवरी, यहाँ वाला टप। तो यहाँ कितना लिखा गया था 11, तो यहाँ पे 11 उतार दीजिए। यहाँ 13 था, यहाँ 13 उतारे, अब 11 को उतारे। अब लगाइए कितना, कितना बार में जाएगा जी? तो 5 बार में, 5 दूना 10। फिर कितना बच जाएगा 1। क्या जीरो हो गया क्या? नहीं। तो फिर क्या करेंगे, फिर इसको घेरेंगे, ठीक है। और घेर देंगे तो कितना, अबरी इसको उतारेंगे ना, तो यहाँ पे कितना उतरेगा 2। तो अब क्या बार में जाएगा, तो 1 दूना 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। जहां पे टर्म जीरो हो जाए वहां पे रुक जाना है, और ना तो ऐसे इसी प्रोसेस को फॉलो करते जाना है। कहां तक? जहां तक वो जीरो ना हो। सही है। जैसे ही जीरो हो जाए, तो जहां पे जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जो जीरो होने के बाद जो यहाँ भाजक बचेगा, जो यहाँ भाजक होगा, यही होगा मेरा HCF, यही होगा मेरा HCF। इसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, ठीक है। अब इसको ऐसे रहेगा तो दिक्कत है ना, तो इसको क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखेंगे, है ना। यूक्लिड एल्गोरिथम है क्या? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का श्रृंखला। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के श्रृंखला में के रूप में लिखेंगे। इसको एक अलग से लिखेंगे, इस टर्म को अलग से, इसको अलग से, इसको अलग से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अगर लिखिएगा तो सबसे पहले किसके लिए बात करेंगे? सबसे पहले इसको पकड़िए, आराम से देखते चलिएगा। सबसे पहले इसको पकड़िए, इस भागा वाला को पकड़िए। इसको अगर पकड़ेंगे आप, तो आप पाएंगे क्या कि इसमें क्या है, भाज है 115, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, है ना, होता है। तो इसके लिए अगर लिखेंगे तो भाज कितना है 115, भाज कितना है 115, भाज बराबर भाजक, भाजक कितना है 13, गुना भागफल कितना है 8, प्लस शेषफल कितना है जी 11, ठीक है। एक स्टेप हो गया। अब दूसरा को पकड़िए, दूसरा कौन है जी? दूसरा ये वाला है, आपको शायद दिख रहा होगा। दूसरा इसको पकड़िए। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें भाज्य कौन है? इसमें भाज्य 13, ये ना, ये भाग आया था, भाजक 11 है, भागफल 1 है और शेषफल 2 है ना, है। तो इसके लिए अगर बात करेंगे तो इसमें हो गया भाज कितना 13 बराबर भाजक कितना 11 गुना भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल कितना है, शेषफल कितना है, सॉरी 2, शेषफल आपका 2 है। तो इसका काम हो गया। अब तीसरा को पकड़िए, आराम से पकड़िए इसको। तीसरा कौन है? ये वाला है। आप इसको देखिए, इसमें क्या देखिएगा, इसमें क्या है, भाज है 11, भाज बराबर भाजक कितना है 2, भागफल 5 और शेषफल 1, है ना। तो भाज क्या है, भाज है 11 बराबर भाजक है 2 गुना भागफल कितना है, भागफल 5 प्लस शेषफल कितना है 1, सही है। अच्छा, उसके बाद अगला को पकड़िए, लास्ट जो ई वाला है, ई वाला लिखा गया है ब्लैक से, जिसको हम दिखा रहे घेर रहे हैं, इसको आपको दिख भी रहा होगा। इसमें भाज पकड़िए, भाज कौन है 2, भाजक 1, भागफल 2 और शेषफल 0, है ना, है। तो भाज कौन है, भाज हो गया 2, भाजक है कितना, भाजक कितना 1, भागफल 2 और शेषफल 0। जहां शेषफल 0 आया वहीं रुक जाना है, और जहां शेषफल 0 आया वहीं रुक जाना है। तो शेषफल 0 होने के बाद जो यहाँ टर्म बचेगा, यहाँ जो टर्म बचेगा, यही है मेरा HCF, यही मेरा HCF है। तो इसलिए HCF ऑफ कितना कितना था, HCF ऑफ कितना कितना था 115 एंड 13, 115 एंड 13। इसको ऐसे पढ़ते हैं HCF ऑफ, ब्रैकेट को ऑफ
115 एंड कोमा को एंड 13, 115 और 13 का एचसीएफ कितना आ गया, तो 1 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर में 1। ठीक है, ये मेरा हो गया पूरा आंसर। इस प्रकार से यूक्लिड वायरमैन एल्गोरिथम की सहायता से हमें एचसीएफ आइडेंटिफाई करते हैं या निकालते हैं। ठीक है, आप यहाँ एक बात नोटिस कर रहे होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अभी में क्या हुआ कि भाजक यहाँ चला आया, भाजक, और शेषफल से है ना, शेषफल यहाँ आया, मतलब अगला स्टेप में क्या हुआ, जो भाजक था वो बन गया भाज्य, और जो शेषफल था वो बन गया भाजक। फिर अगला स्टेप में वही हुआ, जो भाजक था वो बन गया भाज्य, और जो शेषफल था वो बन गया भाजक। एकरा में भी वही हुआ, जो भाजक था वो बन गया भाज्य, और जो शेषफल था वो क्या बन गया, भाजक। ठीक है ना आप लोग, तो ये स्टेप को आप डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, एक पता चल जाएगा तो आप अगला स्टेप को आराम से आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर एक स्टेप ना लिखना आ रहा है तो इसको साइड में लिख लीजिएगा, साइड में इसको बना लीजिएगा, फिर इससे ही लिख लीजिएगा। ठीक है ना, आपका एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ऐसे ही बनाइएगा। तो आज इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड खूब सारे सवाल करेंगे, कम से कम 5-6 सवाल करेंगे ही करेंगे, है ना। 5-6 सवाल करेंगे तब हम अपन आगे बढ़ेंगे, और 5-6 सवाल जब कर लेंगे तो पूरा अपना क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, है ना। तब तक के लिए आप लोगों का होमवर्क बस इतना है कि आप लोग अगर वाकई में इस चीज को समझे हैं तो आप लोग अपने बुक को उठाइए या क्वेश्चन बैंक को उठाइए, उसमें इस टाइप के जितने भी सवाल आए हैं एचसीएफ से रिलेटेड, है ना, उस सब सवाल को निकालिए। यूक्लिड एल्गोरिथम पर आधारित जितने भी सवाल हैं एचसीएफ वाले, सबको निकाल करके और सबको बारी बारी से सोल्व कीजिए। ठीक है, और फिर जहाँ पे डाउट आए प्लीज हमको जरूर बताइएगा। और हाँ, ये भी बात जब बताना नहीं भूलेगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना, समझ में आया नहीं आएगा, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल तक शेयर कीजिएगा, ताकि इस चैनल का सपोर्ट हो, है ना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही, है ना, हमारा मोटिवेशन होगा। बस आज के लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।